हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। सो ये वही एक्सेलरेशन है जो आप लोग सोच रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखो हम लोग को यहाँ पर एक्सेलरेशन पढ़ना है, वो कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसके ऊपर हम लोग कुछ देर में आएंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। इस पर मैंने इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई किया, तो मुझे बताओ क्या होगा। ये जो ऑब्जेक्ट m मास का है वो स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। मूव होना शुरू हो जाएगा मतलब इसमें इस डायरेक्शन में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। इसमें इस डायरेक्शन में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इट विल रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। और यही फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बोला था? F इज इक्वल टू ma। ये क्या है? ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन का ये सेकंड लॉ है। अच्छा, अब ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, इतना तो हम लोग को समझ गया। ये फॉर्मूला बोलता क्या है? ये फॉर्मूला ये कहता है आपसे कि जब आप किसी m मास के ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगाते हो तो उसमें a एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, ये जो F फोर्स है ये कौन लगा रहा है? ये मैं लगा सकता हूँ, मैं किसी और दूसरे से लगवा सकता हूँ। मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे इधर पड़ा हुआ है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ऐसे फेंक कर मारूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो भी तो ये मूव करने लग जाएगा, तो भी तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो भी मैंने फोर्स लगाया। तो यहाँ पर मैं ये F फोर्स लगा रहा हूँ m मास पर, तो उसमें a एक्सेलरेशन आ रहा है, बरोबर। फोर्स कौन सा हो सकता है? तो ये फोर्स कोई भी हो सकता है, मस्कुलर फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हुई कि इसमें ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर से नीचे ड्रॉप करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर से नीचे ड्रॉप करता हूँ, ये नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि इसको, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, इसको मैं ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, तो जब ये नीचे जाएगा, नीचे क्यों जाएगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाएगा, ठीक है। अब जब ये नीचे जाएगा तो मुझे बताओ, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब हम लोग किसी चीज़ को ऐसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जेंटली ड्रॉप ऐसे करते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगाते। अगर मैं इसको ऐसे फेंकता तब मैंने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया है, लेकिन मैंने जेंटली उसको ऐसे ड्रॉप किया है, बस ऐसे हल्का सा छोड़ दिया, रिलीज किया है, तो उसमें मैंने अपना कोई फोर्स नहीं लगाया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। फ्री फॉल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इधर देखो, अब ये नीचे तो जा रहा है, लेकिन कौन से फोर्स की वजह से जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस m मास के ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस m मास के ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। बोलो, एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई, इसकी स्पीड चेंज होती रहेगी ना, इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता रहेगा, तो उसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये वो वाला फोर्स है जो मैं अपने हाथ से लगा रहा था, जो मैं मैग्नेट से लगा रहा था, जो मैं चार्जेस से लगा रहा था, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है और उसमें और कुछ नहीं होता है। ये इसमें एक्सेलरेशन क्यों आ रहा था? मेरे मस्कुलर फोर्स की वजह से। इसमें एक्सेलरेशन क्यों आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो इसको एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से फोर्स की वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आने के लिए मास होना जरूरी है, मास नहीं होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगेगा।
ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब उसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तभी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह लग रहा है ना। देखो, अगर अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो भी मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर मैं कूदना शुरू करूंगा तो भी मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर मैं उड़ना शुरू कर दूंगा तो भी मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। समझ रहे हो? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह से लगता है। ये F इक्वल टू ma आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अभी इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। आओ, आ जाओ, चलो आ जाओ इधर। देखो ये क्या लिखा है, ये वही लिखा है जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, ये वही लिखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, जो कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से गेन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गेन करता है। उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। एक मिनट में दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल जी से। अच्छा, जो हम लोग का नॉर्मल एक्सेलरेशन था उसको किससे डिनोट करते थे? स्मॉल ए से। इट्स एसआई यूनिट इज, मुझे बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? अगर आप लोग को इसके एसआई यूनिट जाननी है तो आपको एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पता होना चाहिए। अरे भाई, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन ही, तो ये एक्सेलरेशन है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। मुझे बताओ मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये आप लोग जानते हो, आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा रहेगा। कैसे आया, क्यों आया, वो भी हम लोग अभी कुछ देर में देखते हैं, लेकिन पहले इसको देख लो। जी से डिनोट किया जाता है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन कौन सा होता है? तो डायरेक्शन कौन सा होता है? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर इसका डायरेक्शन होता है। अरे भाई देखो, ये अपना अर्थ है, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया तो किधर जाएगा? ऐसे सेंटर की तरफ ही गिरेगा ना, सेंटर की ओर ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि इसको मैंने इधर से ड्रॉप किया तो उधर चली जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो ऐसा है क्या कि ये इधर नीचे गिर जाएगा? ऐसा है क्या? ये नीचे गिर जाएगा क्या? नहीं, ये नीचे नहीं गिरेगा। ये किस साइड जाएगा? ये इसके अर्थ की तरफ एट्रैक्ट होगा, तो अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को जैसे इस साइड खींचेगा ना, तो इस साइड खींचेगा मतलब टूवर्ड्स सेंटर खींचेगा। अब जो लोग इधर रहते हैं, एक्चुअल में इधर रहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। ये पूरा अर्थ स्फीयर है, तो हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम लोग नीचे रह रहे हैं। ऐसा कभी देखे हो क्या? उन लोग को लगता होगा जो इस साइड रहते हैं उन लोग को लगता होगा कि हम लोग ऐसा उल्टा चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो सीधे ही चलते हैं, ठीक है। बस वो देखने में ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं क्या वो नीचे गिर जाते हैं क्या? नहीं, वो नीचे नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अपनी तरफ खींच के रखा है। अब वो खींच के रखा है इस तरफ ना, तो टूवर्ड्स सेंटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन पूछो या तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पूछो, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अच्छा, इसका यूनिट भी वही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन का होता है, बस इसको जी से डिनोट किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो इस मैं पूछूंगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो v - u/t मत बोलना, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी डिराइव कर लेते हैं। डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ g,
कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे कि ये बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, ये इतना आसान है कि आप लोग बोलोगे वाह क्या फॉर्मूला है। चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा देखो मान लो यहाँ पर आप लोग अर्थ पर हो, मतलब अर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा इस ऑब्जेक्ट के बीच और इस इतने बड़े अर्थ के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन में r², G m1 m2 अपॉन में r²। अब मुझे बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो मास उसका m है। अर्थ बड़ा है ना, बड़ा है तो मैं उसके मास को बड़ा m मान लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट छोटा है ना, तो मैं इसके मास को छोटा m मान लेता हूँ। तो क्या m1 मेरा ये बड़ा m ही तो है, और ये m2 मेरा छोटा m ही तो है, और ये r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ ना। मुझे पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ में देखो इतना सा बच जा रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ क्योंकि यहीं तक आने वाला है, लेकिन ये इतना सा जो बच जा रहा है उसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम लोग को कुछ फॉर्मूला डिराइव करना है ना, इसलिए वो चलता है, ठीक है। तो अर्थ का मास बड़ा है और इस ऑब्जेक्ट का मास छोटा है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो। तो F क्या आएगा, F आएगा G कैपिटल M छोटा m अपॉन में r², ठीक है। अच्छा अब यही सीन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट पर कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट पर कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा ma, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। वो फोर्स होगा ma। अब मुझे बताओ अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो ये a कौन सा होगा, ये a कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है अपनी अर्थ, अपना अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब अगर मैं इसको ऊपर से ड्रॉप करूंगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जिसको किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो क्या मैं इस ए के जगह पर ये जी लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ ना। तो देखो F = mg, F = mg। अच्छा mg तो लिख दिया, इसको कर लिए, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब मुझे बताओ ये फोर्स F है जो कि इसके इक्वल है, यहाँ पर भी ये फोर्स F है जो कि इसके इक्वल है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक ही है। दोनों क्या है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, बस वो मैंने दिखाया अलग अलग, दोनों एक ही है, ठीक है। अच्छा 1 और 2 से देखो, F मतलब दोनों का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, तो उसको लिख दो। उसको क्या लिख दो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 G m अपॉन में r² इज इक्वल टू m g, इज इक्वल टू m g। एक मिनट सॉरी, ये स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ क्या ये छोटू m से छोटू m चला नहीं गया, क्या ये छोटू m से छोटू m चला नहीं गया, तो g बराबर क्या बच गया, g बराबर बच गया g कैपिटल M अपॉन में। अच्छा ये जो स्मॉल r लिखा हुआ है ये रेडियस ऑफ अर्थ है ना, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो मैं इसको कैपिटल R मान लूँ क्या, स्पेशली वो छोटा r लिखते मेरे को पता है, लेकिन इस टाइम पे रेडियस ऑफ अर्थ है तो मैं उसको बड़ा R मान के चलता हूँ, ठीक है। मैं उसको क्या मान के चलता हूँ, मैं उसको बड़ा R मान के चलता हूँ। और जब मैं इसको बड़ा R मान के चलूँगा तो बड़े R का स्क्वायर, तो बड़े R का स्क्वायर, तो इधर बड़े R का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ G। ये क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ G। ये G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। आई होप आपको ये फॉर्मूला बड़े आसान से डिराइव हो गया होगा। एक बार आप इसको ज़रा देखिए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इसके बारे में और एक बात करते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया, लेकिन इसमें एक बात रह गई। क्या बात रह गई कि हम लोगों ने भी कुछ देर पहले तो देखा था कि G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये क्या आ गया है, तो देखो ये वही फॉर्मूला ही आया है। अब देखो इसी से हम लोग को G का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इसी से हम लोग को G का वैल्यू मिलेगा। देखो G का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो मुझे बताओ, इस
बड़े जी का वैल्यू कितना होता है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो उसको रख दो कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास। मास किसका मास, ये जो बड़ा मास है वो इसका अर्थ का मास है, अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और यहाँ पर देखो आर का स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, समझ रहे हो। तो जब इन सब को कैलकुलेट किया गया, जब इन सबको कैलकुलेट किया गया तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो करके इस g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। जब इस पूरे को कैलकुलेट किया गया तो इस g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। अच्छा एक बात, चलो कुछ और बातें कर लेते हैं। आप लोग को भले से लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है और ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है F=g/m/r², और वो जो लिखा है F=mg, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। देखो इस g के जगह पर ही तो, मतलब इसके जगह पर ही तो हम लोगों ने वो g लिखा है। देखो g का वैल्यू यही है ना, gm/r², gm/r²। तो जब हम लोग को किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना रहेगा, मान लो मेरे और इस मार्कर के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला लगाएंगे, gm1m2/r²। और अगर मेरे और अर्थ के बीच में मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, मेरे और अर्थ के बीच में, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला। आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा। चलो इस सब को जान दो, एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, g=gm/r², एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो लेट्स कम, फोड़ दो इस क्वेश्चन को, फोड़ दो मतलब करो, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन ये आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल का है, ठीक है। तो इसको करने का ट्राई ज़रूर करना। और ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ऐसा ट्रिक बना हुआ है जो कि इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था, और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को कराया था। वो मैंने कराया था ना कि स्टार्टिंग में ऐसे दो कंडीशन दिए रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पता है किस पर बेस रहते हैं, जैसे कि मान लो आप लोगों ने कोई स्फीयर देखा है, आप लोगों ने कोई स्फीयर देखा है, स्फीयर, ऐसे स्फीयर देखे हो ना, आप लोगों ने कोई स्फीयर देखा है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा इस स्फीयर का एरिया क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे एरिया होता है 4πr², 4πr²। अब आप लोग को क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में क्या देता है पता है, सपोज अ स्फीयर हैज रेडियस r, ठीक है, ऐसा स्टार्टिंग में देगा, एंड इट्स एरिया इज a। आफ्टर सम टाइम the radius of the sphere becomes twice as that of previous. Find the area of the sphere। मतलब क्या कि इसका जो रेडियस है वो ऐसे बढ़ चुका है, वो ऐसे बढ़ चुका है, तो वो r से 2r हो चुका है, r से कितना हो चुका है 2r हो चुका है। तो अब वो r से 2r हो चुका है, तो हम लोग को इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कितना बढ़ चुका है वो इससे कंपेयर करेंगे, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 4πr² ना, r²। अब इसका रेडियस कितना हो चुका है 2r हो चुका है, यानी कि 2r का होल स्क्वायर। तो देखो 4π, अब 2r का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 ना, 2 का स्क्वायर 4, और r का स्क्वायर r², तो 4r² इंटू, ठीक है। तो एरिया अब 4 चौक 16, तो 16πr²। अब उसके बाद क्या करो, इसके इतना तो आ गया। अब उसके बाद इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अच्छा ये एरिया भी तो चेंज चुका है, तो मैं इसको a' लिख देता हूँ। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, a' = 16πr² अपॉन, सॉरी लेफ्ट का लेफ्ट अपॉन में लिखेंगे और राइट का राइट, ठीक है। तो 4πr²। अब r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब 4 एकम 4, 4 चौक 16, सो a' = अब ये a है ना, ये उस साइड जाएगा तो 4a हो जाएगा। मतलब एरिया जो है ये जैसे इसका रेडियस इसका डबल हुआ ना, तो एरिया 4 गुना बढ़ गया,
एरिया 4 गुना बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन को करने का यही ट्रिक है, यही टेक्निक है कि स्टार्टिंग में ऐसे एक रखो, उसका जो इनिशियली जो होता है वो लिख लो, फिर उसके बाद जो जो चेंज हुआ है वो उसमें फॉर्मूले में रख दो, फिर इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से या तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सेम यही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, सेम यही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सेम जो टेक्निक इससे पहले मैंने आप लोग को बताई वही यहाँ पर भी यूज़ करो, उसी से आंसर निकलेगा। देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लेनेट ऑफ मास हाफ एज दैट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ट्वाइस एज दैट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब कि हम लोग को एक ऐसे प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है जिसका जो मास है वो अर्थ के मास का आधा है, अर्थ के मास का आधा है, और उसका जो रेडियस है वो ट्वाइस है, मतलब मास आधा है और रेडियस ट्वाइस है। ऐसे प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो कैसे करने के लिए हम लोग को सबसे पहले अर्थ का इनिशियली क्या रहता है वो हम लोग को पता होना चाहिए ना। अर्थ का इनिशियली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो क्या होता है जी, जो कि कितना होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। यही तो होता है भैया, अभी कुछ देर पहले यही तो बताए थे। अरे एफ इज इक्वल टू एम जी लिखे थे, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लिखे थे, एम से एम कट गया था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया था। ठीक है, अच्छा ये इतना तो हो गया, अब उसके बाद अब ये तो केस 1 था कि इनिशियली इतना था। अब चेंजेस मैंने बोला था ना कि कुछ चेंज होता रहेगा, तो इधर चेंज क्या हुआ है, इधर वो केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं। तो इधर केस 2 में पता है क्या हुआ है, केस 2 में जो अर्थ के मास का आधा हो गया है। तो देखो जी, अब जी तो नहीं रहेगा, जी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि मास भी आधा हो गया। देखो मास पे डिपेंड करता है ना, तो जब मास चेंज हो गया है तो जी भी चेंज हो गया, जी भी चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं जी से जी डैश लिख लेता हूँ और कैपिटल जी को कैपिटल जी। अरे वो तो यूनिवर्सल है, वो थोड़ी चेंज होता है, वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्स में पूरी जगह सेम रहता है। अब एम कितना हो चुका है, तो देखो इधर मास हाफ एज दैट ऑफ द अर्थ, इस एम का आधा हो चुका है। तो एम का आधे को क्या बोलते हैं, एम अपॉन 2 ना। तो एम अपॉन 2 में ऐसे लिख दूं ना, एम अपॉन 2। ठीक है, एम अपॉन 2। अच्छा, रेडियस ट्वाइस एज दैट ऑफ द अर्थ, रेडियस ट्वाइस हो चुका है। अब ट्वाइस मतलब ये आर था वो 2r हो चुका है। तो हम लोग इस r के जगह पर क्या लिखेंगे, इस r के जगह पर लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर ही लिखेंगे ना भैया। अरे r के जगह पे 2r लिख रहे हैं तो r स्क्वायर है तो 2r स्क्वायर लिखेंगे, और क्या। अब g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन में 2। अब देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 बाहर आएगा, 4 2 जा 8, और r का r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब क्या करो, इक्वेशन 2 को 1 से या तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो चलो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 को 1 से कर देते हैं। ठीक है, चलेगा। 1 को 2 से करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं 2 को 1 से कर दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, क्या करोगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 2 है। सो जी एम अपॉन में, एक मिनट, राइट साइड का राइट साइड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, तो ये कैपिटल जी डैश अपॉन में जी ना, और इसके इक्वल कौन सा है, जी एम 8r स्क्वायर अपॉन में, आई एम सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो जी तो जी अपॉन में डैश, मुझे बताओ इस जी का वैल्यू क्या था, इस जी का वैल्यू था कैपिटल जी एम अपॉन में 8r स्क्वायर अपॉन, इस जी का वैल्यू क्या था, जी एम अपॉन में r स्क्वायर। अब ये यहाँ पर 2 फ्रैक्शन का डिवाइड है, तो 2 फ्रैक्शन के डिवाइड को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान है, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं इसका। सो जी एम अपॉन में 8r स्क्वायर। अब जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू
आर स्क्वायर अपॉन में जी एम। अब देखो जी से जी, एम से एम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू 1/8 बचा, 1/8 बचा। अब इस जी को उधर लेके जाओ, सो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 8, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 8। ये जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 8 ये निकल कर तो आ गया, लेकिन इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जितना मास अर्थ का था अगर हम लोग उसका आधा कर देंगे और रेडियस ट्वाइस कर देंगे तो जितना ये जो है ना, जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर था उसका 8 गुना उस प्लेनेट पर कम हो जाएगा, उसका 8 गुना उस प्लेनेट पर कम हो जाएगा। देखो डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई होता तो बढ़ जाता, लेकिन डिवाइड हो रहा है मतलब कम हो जाएगा। ये कौन सा जी है, ये अर्थ पर जो जी है वो वाला जी है। ये कौन सा जी है, ये जो नया प्लेनेट बना ना, जो अर्थ के मास का आधा है और रेडियस में ट्वाइस है, ये उस वाले का जी है, जी डैश वो वाला है और जी अर्थ का है। तो जी का 8 गुना कम हो रहा है, 8 गुना कम हो रहा है, मतलब अर्थ पर जो ग्रेविटेशन होगा उसका 8 गुना कम हो जाएगा। बोलो समझा? आई होप आप लोग को समझा होगा। ठीक है, अच्छा अभी इसमें मैं इस फॉर्मूले की कुछ थोड़ी और बात करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन यहीं पर हो चुका है, मैं इस फॉर्मूले की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला देखो कैसा है, ये फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। मैं आप लोग को बोलूँगा कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस इतना समझ लो। आधी फिजिक्स आप लोग को वहीं पे समझ आ जाएगी। सही बोल रहा हूँ, आधी फिजिक्स उसी पर बेस है। अब उसी पर बेस देखो कैसे, मुझे बताओ इस जी के फॉर्मूले में कहीं पर भी किसी ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, मास ऑफ अर्थ आ रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ आ रहा है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 मीटर की ऊंचाई से या तो किसी भी मीटर की ऊंचाई से अगर मैं खुद को और इस मार्कर को एक साथ ड्रॉप करूंगा, मैं और मार्कर एक साथ हवा में उड़ेंगे, तो पहले कौन गिरेगा हम दोनों में से पहले कौन गिरेगा? दोनों साथ में गिरेंगे। अभी आप लोग बोलोगे मेरा मास ज़्यादा है तो मैं पहले गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है वो हम लोग अगले स्लाइड में फिक्स करते हैं। दो क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट, और इनको देख के हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन मैं कन्फ्यूज़न नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग फिज़िक्स के जो फार्मूले होते हैं ना, बस उनको समझ लो कि वो फिज़िक्स का फार्मूला क्या बोल रहा है, कैसे क्यों क्या हो रहा है, बस उसको समझ लो। आधी बातें उस फार्मूले में ही होती हैं, आधी क्या 95% उस फार्मूले में ही सारी बातें छुपी होती हैं। बस वो फार्मूला पढ़ना आप लोग को आ जाए तो सही में। अब देखो ये फार्मूला क्या बोल रहा है, ये फार्मूला ये बोल रहा है कि जो जी है ना, जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा और उसका स्क्वायर भी, यहाँ तो वैसे वैसे जी कम होगा। अगर रेडियस कम होगा तो जी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? अगर रेडियस कम होगा तो जी बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कम होगा तो जी बढ़ जाएगा। ठीक है, बस उतना उसको समझ कर रखो। अब यहाँ पर देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। ये क्या बोला इधर बोला है कि तो ऐसा जब वो मासेस के प्रोपोर्शन होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एक जो लाइट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास ज़्यादा है, वो लाइट ऑब्जेक्ट से पहले गिरे? ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं एक बॉल को और एक फेदर को, पंख को ड्रॉप करूंगा तो पहले कौन गिरेगा? ये जो बॉल है वो रबड़ का है, पहले कौन गिरेगा बताओ? जो बॉल है वो तो सीधा ऐसे जाएगा और जो पंख है वो ऐसे 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 करते हुए जाएगा। तो ये बॉल पहले गिर जाएगा, ऐसा क्यों? यहाँ पर क्या लिखा है? हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट नहीं गिरता है, मतलब ये दोनों कैसे गिरते हैं? ये दोनों साथ में गिरते हैं। हाँ, एक्चुअल में ये दोनों साथ में ही गिरते हैं,
लेकिन हम लोगों ने तो देखा है कि हम लोग अगर फेदर को और बॉल को एक साथ ड्रॉप करेंगे तो बॉल पहले गिर जाती है, फेदर तो उसके कितने देर बाद गिरता है, फेदर को तो कितना टाइम लग जाता है, बॉल तो पहले गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ये अर्थ पर कर रहे हैं। अर्थ पर क्या है? अर्थ पर एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर मतलब क्या? अर्थ के पास फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, अर्थ के पास फ्रिक्शन है। अरे भाई जब वो बॉल ऐसे गिरेगा तो उसको रोक रहा है कौन? एयर का फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन रोक रहा है ना। एयर बोलेगा कि ऊपर जाओ ऊपर जाओ, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलेगा नीचे आओ नीचे आओ, तो वो नीचे आएगा, लेकिन एयर फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन, मास इसका ज़्यादा है ना, मास इसका ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर भी मैटर कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है। लेकिन अगर यही आप लोग मून पर जाकर फेंकोगे, मून पर जाकर एक बॉल को, एक फेदर को साथ में ड्रॉप करो तो एक साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर एयर फ्रिक्शन नहीं है। मुझे पता है अभी आप लोग को ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग बॉल को फेंकेंगे, फेदर को फेंकेंगे, दोनों एक साथ कैसे गिर सकता है? क्योंकि बॉल का मास तो ज़्यादा है, बॉल पहले गिरना चाहिए, मास बाद, ये जो फेदर है वो बाद में गिरना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ कैसे गिर सकता है? तो देखो ये जी जो है ना, जी ये कहीं पर भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं हो रहा। जो जी है वो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं हो रहा है। तो जब वो ऑब्जेक्ट के मास पर ही डिपेंड नहीं हो रहा है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 100 किलो का ले लो, 10 किलो का ले लो, दोनों को एक साथ फेंकोगे, दोनों एक साथ जमीन को टच करेंगे, क्योंकि जी तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं है। कहाँ है इस फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का मास? कहाँ है? नहीं है। तो जी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए बॉल और फेदर एक साथ गिरेंगे। तो अर्थ पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, इसलिए ऐसा नहीं होता। अर्थ के पास फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? एयर फ्रिक्शन, इसलिए ऐसा नहीं होता। लेकिन वही आप लोग अगर मून पर जाकर करोगे कि 100 किलो का ऑब्जेक्ट, 10 किलो का ऑब्जेक्ट एक साथ ड्रॉप करो तो दोनों एक साथ नीचे आएंगे, दोनों एक साथ नीचे आएंगे, लेकिन ये अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला देखो, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। इसका मतलब एक पेपर लिया और उसी सेम साइज के पेपर को हम लोगों ने एक बॉल बना दिया कागज का, ठीक है? तो पहले कौन गिरेगा? पहले ये गिरेगा, ये बाद में गिरेगा। यही बोला है कि ये बाद में क्यों गिरेगा, ये बाद में क्यों गिरेगा, ये बाद में क्यों गिरेगा? ये बाद में इसलिए गिरेगा क्योंकि जब ये नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर यहाँ पर लगेगा एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, जो बोलेगा कि ऊपर जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेगा नीचे आओ, तो इसीलिए इस पर एयर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर एयर फ्रिक्शन कम लगेगा, इसलिए ये पहले गिर जाएगा, लेकिन अगर यही आप लोग मून पर इसको और इसको दोनों को फेंकोगे तो दोनों साथ में नीचे आएंगे, क्योंकि वहाँ पर एयर फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अच्छा, अभी एक और बात समझो, आप लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन का जो आगे वाला मुंह होता है वो ऐसे कुछ होता है, ऐसे। एरोप्लेन का जो आगे वाला मुंह होता है वो ऐसे कुछ होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही। एरोप्लेन का आगे वाला मुंह ऐसे ही होता है ना, ऐसे। तो वो ऐसे क्यों होता है? एरोप्लेन का मुंह ही अगर बनाना था वो तो वो ऐसे क्यों नहीं बना दिया? ऐसे क्यों नहीं बना दिया? मतलब उसको ऐसा कर्व करके क्यों बनाया? उसको ऐसा स्क्वायर शेप में नहीं बनाया, रेक्टेंगल शेप में नहीं बनाया, ठीक है? ऐसे तो देखो उसका रीज़न भी यही है कि जब एरोप्लेन ऐसे आगे चलेगा तो उसको फ्रिक्शन रोकेगा, और फ्रिक्शन रोकेगा तो यहाँ पर देखो एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा रोकेगा, तो यहाँ पर अपोज करने वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है और यहाँ पर वही अपोज करने वाला फोर्स कम है, इसलिए एरोप्लेन को आगे से ऐसा बनाया जाता है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, इनका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आप लोग को समझ गया होगा, ठीक है? अभी चलो हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है अक्सर स्टूडेंट्स को, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी और जी में ये डिफरेंस है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है, ये स्मॉल लेटर में लिखा है, तो आप लोग को 1 मार्क्स मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा नहीं है, देखो ये जी है, ये स्मॉल जी है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
कांस्टेंट, आजकल स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ना, कम करना पड़ेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, वेरी करता है। ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, बट ये कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है। इसका कभी 9.8 है, कभी 9.77 है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। वो वेरी कैसे होता है वही हम लोग अगले में देखने वाले हैं, वही हम लोग अभी कुछ देर बाद देखेंगे, 2-3 मिनट रुक जाओ, वही हम लोग वेरी कैसे होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ये वाला, कैसे वो भी देखेंगे कुछ देर, ठीक है। अब ये जी इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट एक्सेलरेशन ही तो है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यही डिफरेंस है, जो बड़े बड़े डिफरेंस है उन्हें आप लोग को बता दिए हैं, बस यही है। चलो अभी जल्दी से हम लोग ये वेरी कैसे होता है वो देख लेते हैं। वेरी, वेरी हम लोग को 3 तरह के वेरिएशन देखना है। वो 3 तरह के वेरिएशन जो है वो सबसे पहला तो पोल्स टू इक्वेटर वाला है, सेकंड हाइट वाला है, और थर्ड डेप्थ वाला है। इसमें से हाइट और डेप्थ वाला हम लोग कुछ देर में देखते हैं। इस टाइम पे हम लोग पोल्स टू इक्वेटर वाले देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट वाला है उसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, पोल्स टू इक्वेटर वाला देख रहे हैं, और ये पोल्स टू इक्वेटर वाले से ही मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर देखो। अब मुझे बताओ कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल थोड़ी है, अरे वो पोल्स से थोड़ा फ्लैट है ना, ऐसा चपटी हुई है। तो पृथ्वी नॉर्मल सी ऐसी है, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बना दिया, ठीक है, ज़्यादा ही कुछ, हाँ ऐसा हम लोग मान सकते हैं। नॉर्मली ऐसा मान के चलो, इस टाइम पे ऐसी है, ठीक है। पूरी तरह से गोल तो नहीं है, फ्लैट है, ठीक है। फ्लैट है मतलब ये उसका सेंटर समझ लो। तो सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है वो कुछ और है, और ये वाला डिस्टेंस कुछ और है। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग को वेरिएशन इन जी देखना है तो सबसे पहले जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, Gm/r², Gm/r²। अब मुझे बताओ, ये क्या जो जी है वो कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा, कर तो रहा है, देखो रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे जैसे रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा जी कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा तो जी कम होगा, और अगर आर कम होगा, रेडियस ऑफ अर्थ कम होगा तो जी बढ़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा तो जी कम होगा। अरे भाई ये जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना r² के, तो अगर r² बढ़ेगा तो जी कम होगा, अगर r² कम होगा तो जी बढ़ेगा, बस यही है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर देखो, अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, पोल्स पर खड़ा है, ठीक है, पोल पर खड़ा है, तो पोल पर देखो, और फिर वो यहाँ चलते चलते इक्वेटर पर आ गया। तो मुझे बताओ, अगर मैं जी पोल, जीपी मतलब जी जो है वो पोल पे, ठीक है, पोल पर, वो क्या होगा Gm/r² होगा। अब मुझे बताओ, ये r इसके कंपैरिजन में कम है ना, ये r इसके कंपैरिजन में कम है, इसके कंपैरिजन में अगर ये r कम है तो g यहाँ पर कैसा होगा, g यहाँ पर ज़्यादा होगा। g यहाँ पर r कम है तो g ज़्यादा होगा, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो r कम है तो g ज़्यादा होगा। अब वो इक्वेटर पर चल कर आ गया तो g इक्वेटर पर Gm/r², यहाँ पर देखो इसके कंपैरिजन में r ज़्यादा है, r अगर ज़्यादा है तो g कैसा होगा, r ज़्यादा हो गया तो g कम हो जाएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा, ऐसा ही है। तो देखो ये बढ़ रहा है तो इसको कम होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। अच्छा, इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा, यहाँ पर पोल्स पर अगर मैं खड़ा रहूँगा तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा ही तो लगेगा।
अरे मुझे यहाँ पर ज़्यादा ऐसे चलने में यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि पृथ्वी मेरे को ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे, और जब मैं इक्वेटर पर आ जाऊँगा तो वही जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि देखो gm/r², r यहाँ पर बढ़ गया है ना, तो g कम हो जाएगा। r बढ़ गया है तो g कम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा? इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा कि जब हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो जी में क्या हो रहा है? जब हम लोग पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं तो देखो ये पोल पर बड़ा था, जी पर कम हो गया। मतलब हम लोग जब पोल से इक्वेटर पर जाते हैं तो जी का जो वैल्यू है वो कम होते जाता है। पोल से इक्वेटर पर जाते टाइम जी का वैल्यू कम होते जाता है, और इक्वेटर से पोल पर जाते टाइम, अगर यहाँ से यहाँ आते टाइम कम होते जा रहा है तो यहाँ पर इक्वेटर से पोल पर जाते टाइम बढ़ते जाएगा, इक्वेटर से पोल पर जाते टाइम बढ़ते जाएगा। अब एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ो, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अच्छा, इसको वर्ड्स में लिख लीजिएगा आप लोग, इसको वर्ड्स में लिख लेना। क्या लिख लेना? व्हेन वी गो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीजेस, जी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ो, देखो, अमित बायस अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स। अमित यहाँ पर रहता है, उसने क्या खरीदा? उसने सोना खरीदा, उसने कुछ गोल्ड खरीदा। अमित यहाँ पर रहता है, उसने गोल्ड खरीदा, ठीक है। गोल्ड खरीदने के बाद क्या किया? एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के कहने पर, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। मतलब उसका, ये अमित यहाँ पर रहता है और उसका जो फ्रेंड है वो इक्वेटर पर रहता है। तो इस फ्रेंड ने जो इक्वेटर पर रहता है उसने अमित को बोलता मेरे लिए सोना खरीद के लाना, तो वो सोना खरीद के लेके गया। उसने वही सोना सेम अमित के दोस्त को दे दिया जो इक्वेटर पे रहता है। आई एम सॉरी, 2 मिनट रुकना, थोड़ा लाइट चली गई। आई एम सॉरी, थोड़ा लाइट चला गया था, बट कोई बात नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है। देखो, अमित ने पोल से सोना खरीदा इक्वेटर पर अपने दोस्त को देने के लिए, ठीक है, और दे भी दिया एट द इक्वेटर। विल द फ्रेंड एग्री विथ द वेट ऑफ गोल्ड बॉट? इफ नॉट वाई? क्या ये जो फ्रेंड इक्वेटर पर रहता है ये इस गोल्ड को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि जी का वैल्यू क्या हो गया है? जी का वैल्यू चेंज हो गया है। जी का वैल्यू बहुत मैटर करता है। देखो, जी का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर कम हो गया है ना, जी का वैल्यू कम होने का मतलब है कि वेट कम हो गया है। जी का वैल्यू कम होने का क्या मतलब है? जी का वैल्यू कम होने का मतलब है कि वेट कम हो गया है। मतलब अगर सोना यहाँ पर 30 ग्राम उसने खरीदा था तो यहाँ पर 29 ग्राम उसको मिलेगा वेट उसका। 1 ग्राम सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर 30 ग्राम से 29 ग्राम हो गया, 1 ग्राम कम हो गया। अब ये 1 ग्राम एक्चुअल में कम नहीं हुआ है, जब उसने इक्वेटर पर उसका वेट किया था तो वो 30 ग्राम ही था, अभी भी वो 30 ग्राम ही है। तो ये कम क्यों हो गया है? तो जी के वैल्यू की वजह से, यहाँ पर जी क्या है? यहाँ पर जी ज्यादा है, तो जी ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा बता रहा है। यहाँ पर जी कैसा है? यहाँ पर जी कम है ना, यहाँ पर जी कम है, और यहाँ पर जी कम होने से उसका वेट भी कम बता रहा है। समझे? मतलब कि अगर हम लोग को सोना बेचना है तो हम लोग को पोल से खरीद कर इक्वेटर पर बेचना चाहिए, फायदा होगा। एक मिनट, सॉरी उल्टा बोल दिया। हम लोग को इक्वेटर से खरीद के पोल पे बेचना चाहिए, तब फायदा होगा। उल्टा बोल दिया। पोल से खरीद के इक्वेटर पे बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। 30 ग्राम खरीदेंगे यहाँ से, वहाँ पर जाके 29 ग्राम, ये तो नुकसान ही हुआ ना। लेकिन अगर यहाँ पर 29 ग्राम खरीदो और वहाँ पर 30 ग्राम, 1 ग्राम सोने की कीमत ज़्यादा मिलेगी हम लोग को। कैसे? क्योंकि देखो, वेट वहाँ पर बहुत मैटर कर रहा है, ये जी का मैटर है सब। जैसे हम लोग पोल से इक्वेटर पर जाते हैं, जी का वैल्यू कम होते जाता है, और इक्वेटर से पोल पर जाते टाइम जी का वैल्यू बढ़ते जाता है। अगर हम लोग पोल की बात करें तो यहाँ पर जी का वैल्यू अगर 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, तो जब हम लोग इक्वेटर पर जाएंगे तो वो सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखो, जी का वैल्यू कम हो गया, यहाँ पर 8.3 है, यहाँ पर सिर्फ 8 है, ठीक है। तो जी का वैल्यू उतना सा फर्क पड़ जाता है। तो उसी की वजह से ये जो अमित है वो एग्री नहीं करेगा, बोलेगा कि मैंने 30 ग्राम ऑर्डर दिया था, तूने 29 ग्राम लाया, इसमें गलती किसी की नहीं है। वहाँ पर वो उसने मेजर किया तो जी का वैल्यू ज़्यादा लग रहा था, जी ज़्यादा लग रहा था तो उसको वेट ज़्यादा बता रहा था। यहाँ पर जी का वैल्यू कम हो गया है तो उसको वेट कम बता रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पोल्स टू इक्वेटर वाला समझ आ गया होगा।
पोल्स टू इक्वेटर वाला समझ आ गया होगा। अभी हम लोग हाइट से कैसे उसका चेंज होता है वो देखते हैं। यहाँ पर हाइट वाला देखने वाले हैं, यहाँ पर वेट वाला डेप्थ वाला देखने वाले हैं। तो हाइट वाला सबसे पहले देख लेते हैं। ये अर्थ है, मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे ऊपर कुछ तो उसका जी लग रहा होगा, बरोबर, मेरे ऊपर कुछ तो जी लग रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चले गया, मैं मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो मैंने इतना h हाइट गेन कर लिया, ठीक है, हाइट मैंने अपना बढ़ा दिया। तो देखो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो जब मैं यहाँ पर था तो रेडियस कुछ तो था, रेडियस कुछ तो था, तो रेडियस जब कुछ तो था तो वो हम लोग को पता चल रहा था। लेकिन जब मैं ऊपर चले गया तो देखो रेडियस बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया ना। यहाँ पर जब था तो डिस्टेंस आर था, रेडियस ऑफ अर्थ था, लेकिन जब वो ऊपर चला गया तो वो आर बढ़ गया। अब आर बढ़ गया ना, आर बढ़ गया, तो आर बढ़ गया तो जी क्या होगा, जी कम होते जाएगा। अब जब वो और ऊपर चले जाएगा तो आर और बढ़ जाएगा। देखो ये डिस्टेंस आर था, आर बढ़ गया मतलब जी कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर और बढ़ गया, जी और कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा जी डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि देखो आर बढ़ते जाएगा तो जी तो कम होते जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो एज हाइट इंक्रीजेस, जी क्या होता है, जी डिक्रीजेस, ठीक है, एज हाइट इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रहा है जी कम होते जा रहा है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो देखो हम लोग ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं आर बढ़ते जा रहा है तो जी कम होते जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब डेप्थ में देखते हैं। तो डेप्थ को आप लोग कैसे सोचते हो, वो सोचने का थोड़ा तरीका अलग है। आप लोग बोलोगे कि हम लोग ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर डेप्थ में मतलब ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर जाते जाएंगे मतलब आर कम होते जाएगा, आर कम होते जाएगा तो जी बढ़ना चाहिए, आर कम होते जाएगा तो जी बढ़ना चाहिए। हाँ ये सोच ऐसा ठीक है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, जल्दी से देखो। ये डेप्थ है, स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर थे, अब हम लोग कुआं खोद कर थोड़ा सा अंदर चले गए हैं, थोड़ा सा अंदर चले गए हैं। तो देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो उसके लिए अर्थ का रेडियस ये वाला था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट अंदर चले गया तो उसके लिए अर्थ का रेडियस ये हो गया, मतलब उसके लिए एक छोटा अर्थ बन चुका है। अभी उसके लिए अभी ये अर्थ बन चुका है, उसके लिए अभी ये छोटा अर्थ बन चुका है। तो जब ये अर्थ बन चुका है तो देखो इसका रेडियस, अब मतलब रेडियस उतना ही है, इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो रेडियस उतना ही है, लेकिन ये मास देखो मास कम हो चुका है ना। जी जो है वो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो देखो आर अभी उतना ही है, अभी वो अर्थ पहले उतना था तो ये वाला जो जगह है वो उसके लिए खाली हो चुका है, ये इफेक्टिव मास जो है उसके लिए खाली हो चुका है, वो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, तो उसके लिए रेडियस उतना ही है। उसके लिए अभी ये अर्थ था, अभी उसके लिए ये अर्थ बन चुका है, ये अर्थ बन चुका है, मतलब उसका रेडियस उतना ही है, ठीक है, रेडियस उतना ही है। अब यहाँ पर जी देखो, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मास बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगा, मास कम होगा तो जी भी कम होगा। अब जब वो अंदर जाएगा तो देखो मास कम होते जा रहा है ना, अर्थ का मास तो कम होते जा रहा है। बोलो अर्थ का मास कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर मास कुछ और था, अब यहाँ पर मास कुछ और था। जब वो यहाँ पर खड़ा था तो इसको ये पूरा मास अंदर खींच रहा था, ये पूरा मास अंदर खींच रहा था, और जब वो अंदर यहाँ पर आ गया कुआं खोद करके तब उसको सिर्फ यही मास अंदर खींचेगा, यही मास अंदर खींचेगा सिर्फ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मास जो है वो मास डिक्रीज हो रहा है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और मास डिक्रीज हो रहा है तो जी भी डिक्रीज होगा, जी भी डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर लिख लो एज वी गो इन डेप्थ, जी क्या होता है, जी डिक्रीज ही होता है, इंक्रीज मत बोलना। क्यों, इफेक्टिव मास, वहाँ पर इफेक्टिव मास बहुत बड़ा मैटर करता है। जब आप लोग 11th में जाओगे, 11th 12th में, तो यहाँ पर 11th में भी आपको ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर कुछ कुछ बस फॉर्मूले से ऐड हो जाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है।
ये पोल्स और इक्वेटर वाला आप लोग फॉर्मूले से समझ सकते हो, हाइट वाला आप लोग फॉर्मूले से समझ सकते हो। जो डेप्थ वाला है वो थोड़ा सा अलग है कि उसमें हम लोग जब हम लोग जा रहे हैं तो रेडियस उतना ही रहेगा, क्योंकि हम लोग अर्थ ही उस टाइम पे उसके लिए छोटा हो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो हम लोग इफेक्टिव मास से देख रहे हैं, इफेक्टिव मास से देख रहे हैं। तो देखो मास से जब हम लोग देख रहे हैं तो वो कम होते जा रहे हैं ना, कम होते जा रहे हैं। देखो मास कम होते जा रहा है अर्थ का, हम लोग अंदर चले गए तो जी भी कम होते जा रहे हैं। आई होप आप लोग को वेरिएशन ऑफ जी समझ आया होगा अच्छे से। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है वो करेंगे, फ्री फॉल करेंगे, और टाइम परमिट हुआ तो केपलर्स लॉ भी कर लेंगे, ठीक है, प्लेनेटरी मोशन के लिए जो भी होता है। तो और अगर नहीं भी हो तो अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है। सो इस ग्रेविटेशन में पूरा मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ग्रेविटेशन आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।